बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको KPPSC के SSIT का पास्ट पेपर विद सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगा हूँ। और इसके अलावा अगर आपने KPPSC के रिलेटेड जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पोस्ट हैं जैसे कि लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, SSIT कंप्यूटर साइंस या SST कंप्यूटर साइंस, इस तरह की जितनी भी पोस्ट जो कि KPPS से रिलेटेड हैं, अगर आपने उनकी प्रिपरेशन करनी है या कर रहे हैं और आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आज का हम पास्ट पेपर सोल्यूशन जो डिस्कस कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें कहता है कि एन इनफॉर्मल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं सूडो कोड। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। तो इसके लिए जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं HTTP, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और फिर द इम्प्लीकेशन P implies to Q is equivalent to its। तो अगर इसके इक्वलेंसी के बारे में बात की जाए तो जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं कि इक्वल टू का साइन के अक्रॉस, जैसे कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो जैसे ही हम इनको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो इसके साथ जो भी साइन होगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो ये इधर आके -A हो जाएगा। और ये B इस साइड पे आके यहाँ पे प्लस भी है तो ये -B हो जाएगा। तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे Q इस साइड पे है और जब इसने इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाना है, सॉरी यहाँ पे P इस साइड पे है और जब इसने इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाना है तो ये -B हो जाएगा। और सिमिलरली इस Q को जब इधर आना है तो ये -Q हो जाएगा। तो यही आपके सामने जवाब जो बन रहा है वो ये वाला नज़र आ रहा है, लिहाजा इसका दुरुस्त ऑप्शन है B। फिर उसके बाद आते हैं द पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप इज कॉल्ड। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर इस तरह से है कि ये आपके सामने मेमोरी सेल्स है और कोई पॉइंटर किसी स्पेसिफाइड सेल को पॉइंट कर रहा है। लेट्स सपोज ये पॉइंटर A है और ये पॉइंट कर रहा है इस वाले सेल को। और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हम इस मेमोरी को फ्री कर देते हैं लेकिन यहाँ से पॉइंटर रिमूव नहीं करते, तो इस सूरत में ये जो पॉइंटर है एक फ्री मेमोरी सेल को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि ऑलरेडी फ्री हो चुकी है। तो इस तरह ये पॉइंटर डैंगलिंग कंडीशन में चला जाता है, तो इस वजह से इसको डैंगलिंग पॉइंटर कहा जाता है। और फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम MySQL इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू ए कोडेड मैसेज। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक कि जो हमारे प्लेन टेक्स्ट यानी कि जिस तरह से ABC जो हमारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है कोडेड या साइफर टेक्स्ट में। तो ये फिर सैम्बल्स में आ जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्बल्स होते हैं जिनको ह्यूमन रीड नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ कंप्यूटर रीड करता है। तो इस पे जब भी कोई हम की इस्तेमाल करके इसको इनक्रिप्ट करते हैं तो ये बन जाता है साइफर टेक्स्ट। और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है इनक्रिप्शन। और फिर इसी का एक रिवर्स प्रोसेस है कि इस साइफर टेक्स्ट पे की अप्लाई करके दोबारा से प्लेन टेक्स्ट बनाया जाता है, तो इसको कहा जाता है डिक्रिप्शन। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका दुरुस्त जवाब है B। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शन इज़ ए प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली। फंक्शन का हमें फ़ायदा यही होता है कि हम एक ही बार कोड लिख के उस फंक्शन में डाल देते हैं
और जब भी हमें वो कोड चाहिए होता है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, और इस तरह हमें वो लेंथी कोड दोबारा दोबारा राइट नहीं करना पड़ता, बल्कि हम उसको एक बार राइट करते हैं और मल्टीपल टाइम कॉल करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। Type of variable date can be used where the scope and extent of the variable is within the method or statement block in which it is declared। तो इसका जो दुरुस्त जवाब जो बनता है लोकल वेरिएबल। इस सवाल का मतलब ये है कि हमने कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जो जहाँ पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं उसी के अंदर ही वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने फंक्शन या मेथड ABC के अंदर उसको डिक्लेयर किया है, तो वो फंक्शन या मेथड ABC के अंदर ही कॉल कर सकते हैं हम उसको। उसके बाहर अगर हम जाते हैं उस फंक्शन से बाहर, तो उसको हम कॉल नहीं कर सकते, और उसकी वजह यह है कि उसको हमने राइट किया है या डिक्लेयर किया है फंक्शन ABC के अंदर। तो इसकी अगर कोई और एग्जांपल मैं दूं, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और इसके सामने ये आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है, और ये एक दूसरा फंक्शन है यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसको इस फंक्शन के अंदर कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वेरिएबल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें तो ये कॉल नहीं हो सकता, और उसके रीज़न ये है कि ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, लिहाजा ये किसी दूसरे फंक्शन में या इस वाले फंक्शन से बाहर इसको कॉल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नाम दिया जाता है लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल की बात की जाए तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं कि जो हम किसी ओपन जगह पे, यानी कि मेन फंक्शन जो होता है उसमें, या मेन के अलावा जो आउटर साइड होती है वहाँ पे हम ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, और इनको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी और किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है ग्लोबल वेरिएबल, कि ये किसी स्पेसिफाइड फंक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते, बल्कि ये प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है स्टैटिक वेरिएबल की। तो स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क ये होता है, या लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में फ़र्क ये होता है कि स्टैटिक वेरिएबल हम जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, अगर हमने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया है, इसको डिक्लेयर किया है, तो लोकल वेरिएबल के सिनेरियो में जब ये फंक्शन आउट ऑफ स्कोप होगा तो इसका जो वेरिएबल होगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो ये फंक्शन जब आउट ऑफ स्कोप होगा तो इसका जो डिक्लेयर शुदा स्टैटिक वेरिएबल है वो मेंटेन रहेगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो वो स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होगा। तो ये लोकल स्टैटिक वेरिएबल होगा। और अगर हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो ये स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल में यही होता है कि इसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम एक बार डिक्लेयर करते हैं और मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करते हैं, और अगर जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया गया है अगर वो आउट ऑफ स्कोप होता भी है तो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो मेंटेन रहेगी, ये आउट ऑफ स्कोप नहीं होगी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा इज़, तो सबसे जो छोटा यूनिट है मेमोरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाला वो है बिट, और इसके बाद इससे जो बड़ा यूनिट है उसको कहा जाता है निब्बल। 4 बिट मिल के एक निब्बल बनाते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है बाइट के, और बाइट की अगर बात की जाए तो ये 8 बिट्स के कम्बिनेशन से एक बाइट बनता है। और फिर उसके बाद बारी आती है के बी, यानी कि किलो बाइट। 1024 किलो बाइट, 1024 बाइट इक्वल होते हैं 1 किलो बाइट के। और के बी के बाद फिर एम बी, और फिर उसके बाद आगे इस तरह से सिलसिला चलता जाता है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिज़ाइन अप्रोच डेट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द एंड यूज़र, तो इसको कहा जाता है यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। और फिर बात की जाए द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर डेट होल्ड्स डेटा
प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज़। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पर्पज़ यही होता है कि करंटली हम कोई भी चीज़ अपने सिस्टम में यूज़ करें, आइदर वो कोई डेटा है, कोई प्रोग्राम है या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए रैम में लोडेड होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा सीपीयू कोई भी चीज़ परफॉर्म करता है तो वो रैम से डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम को फैच करता है। तो अगर कोई चीज़ रैम में अवेलेबल ही नहीं होगी तो उसको हमारा सीपीयू कैसे एक्सेस करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। लिहाजा जो भी हमने चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है तो पहले हम उसको रैम में लोड करते हैं। और फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग इज़ एन IPv6 एड्रेस, तो इसका दुरुस्त जवाब है 128 बिट्स। और अगर IPv4 की बात की जाए तो उसकी लेंथ होती है 32 बिट्स। और अगर मैक एड्रेस की बात की जाए तो उसकी लेंथ होती है 48 बिट्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज़ नॉट सूटेबल एज ए कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली भी इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी इस्तेमाल करते हैं एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट ये कैशे रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल नहीं होती और ये नॉर्मली मेथड अप्लाई होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। Computer memory addresses are represented using binary number। कि कंप्यूटर मेमोरी एड्रेसेस, ये यहाँ पे इस जवाब में गलती है कि कंप्यूटर मेमोरी एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल होते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लिहाजा आपने इस बाइनरी को कंसिडर नहीं करना, बल्कि हेक्साडेसिमल नंबर्स इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर उसके बाद यूनिकोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ character encoding set। डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर इज़, तो जब भी हम अपने कंप्यूटर को किसी भी मॉडेम के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको जो डिफ़ॉल्ट लोकल IP एड्रेस असाइन होता है वो 192.168.0.1 होता है। और फिर उसके बाद आगे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फायरवॉल। A dash presents a choice of operation or services that can be performed by the system at a given time। तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं menus। Which of the following is a type of software that is used to create and edit spreadsheet। तो इसके लिए हम Google Sheets इस्तेमाल करते हैं। The ability of the user or system to modify the user interface is called customized ability। The sorting algorithm which repeatedly swap the adjacent elements if they are in the wrong order। तो इसके लिए हम बबल सॉर्ट इस्तेमाल करते हैं कि हमने मुख्तलिफ इंडेक्स को आपस में कंपेयर करना होता है और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो हम उनको स्वैप करते हैं और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको स्किप करके अगले इंडेक्स पे मूव करते हैं। A software is to be developed for a system which has a small memory। This software should be, तो इस सिनेरियो में कि अगर हमारे पास मेमोरी शॉर्टेज है तो हमें रिकर्जन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और फिर इसके अलावा मैक्रोस भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें फंक्शन इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसके लिए इसका दुरुस्त जवाब है सी। A function that does the same operation on different data types is to be implemented using। तो इसके लिए हम फंक्शन टेम्पलेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक जनरलाइज किस्म के फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं कि जिनकी कोई भी स्पेसिफाइड डेटा टाइप नहीं होती और हमको जैसे भी डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको कॉल करते हैं। इस पर डिटेल में बात होगी जब हम C++ या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो इस बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और फिर उसके बाद है द ऑर्डर इन विच ऑपरेंड्स आर इवेलुएटेड इज़ एन एक्सप्रेशन इज़ प्रिडिक्टेबल इफ़ द ऑपरेटर इज़। तो इसका दुरुस्त जवाब है ए। Which of the following comments about object-oriented design or software is not true।
तो क्लासेस आर ऑलवेज डिफरेंट, ये इसका दुरुस्त जवाब है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑप्शन है ए, ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लास। तो जब भी हमने किसी क्लास को इनहेरिट करना होता है तो ऑब्जेक्ट्स उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं। और बी ऑप्शन पे देखा जाए तो क्लासेस आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डी ऑप्शन भी दुरुस्त है। लिहाजा सी ऑप्शन यहाँ पे हम इसको दुरुस्त करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। और फिर उसके बाद डिज़ाइन फेस विल यूजुअली बी टॉप डाउन। और यहाँ पे आज के सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहे जितने भी मैं न्यू अपडेट आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।